फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो सबसे पहले आज हम क्या पढ़ रहे हैं, हम जो डिस्कशन क्या कर रहे हैं, हम हाइड्रोकार्बन्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। इसके पहले हमने 2 लेक्चर को कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन दिया है किसका, हाइड्रोकार्बन्स का। साथ में उनको क्लासिफाई किया था, कितने टाइप्स के हम उनको क्लासिफाई करते हैं। फिर उसके बाद हमने कुछ कॉमन नेम देखे, फिर उन कॉमन नेम को आईपीएसी नेम कैसे दिया जाता है उसके ऊपर भी हमने फुल डिटेल की। फिर मैंने थोड़ा सा आपको आइसोमेरिज्म के बारे में भी थोड़ा समझा दिया था, आइसोमेरिज्म क्या होता है, वो क्या होता है। और आज हम एग्जांपल देखने वाले आइसोमेरिज्म के। तो सबसे पहले आइसोमेरिज्म क्या होता है, किसी भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड, उसका अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन उसको जो लिखा जाता है स्ट्रक्चर में वो कैसा होता है, डिफरेंट होता है। मतलब व्हेन अ मॉलिक्यूलर हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but arrangement or the structure of this molecules is different, और इनको क्या कहा जाता है, आइसोमेरिज्म कहा जाता है। और आज मैं अभी आइसोमेरिज्म के एग्जांपल दूंगा आपको कैसे होते। तो सबसे पहले मैं आपको पूछूंगा कि C6H14 कोई मॉलिक्यूल से, और उसको क्या बोलते हैं हम, हेक्सेन बोलते हैं। तो आपको उसके स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बताना है। क्या बताना है, स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म बताना है। और उसमें भी चेन आइसोमेरिज्म क्या होता है वो भी बताना है। तो सबसे पहले मैं आपको एक चेन आइसोमेरिज्म के बारे में बता देता हूँ कि अगर कोई कंपाउंड है या मॉलिक्यूल से, मतलब सपोज कोई हाइड्रोकार्बन से, उसके जो स्ट्रक्चर है समान भी रह सकते हैं, पर उनकी जो चेन है, सपोज करो कि कोई एक एग्जांपल है, एक स्ट्रक्चर बनाया, उसकी जो चेन है 4 मेंबर की, और किसी दूसरे स्ट्रक्चर उसकी 5 मेंबर की पेरेंट चेन है, तो उसको क्या बोलोगे, उसकी जो चेन में डिफरेंस आ रहा है। तो जो चेन डिफरेंस आ रहा है, मतलब अलग अलग चेन का डिफरेंस, उसको क्या कहा जाता है, चेन आइसोमेरिज्म। सिंपल भाषा में कहे तो चेन अलग अलग होनी चाहिए। अगर मैंने 5 कार्बन की चेन ली और उसी कंपाउंड में उसकी 4 कार्बन की एक चेन बन गई, तो उसमें क्या हो गया, चेन में डिफरेंस हो गया, उसी को ही कहा जाता है चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो आपको क्या करना है, स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म बताना है और साथ में चेन आइसोमेरिज्म कौन कौन है वो भी बताना है। सबसे पहले वो समझते हैं आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन में पढ़ा चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर में, आप वहां जाके देख सकते हैं। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म की, कितने एक स्ट्रक्चर के अलग अलग स्ट्रक्चर बन सकते हैं एक ही फॉर्मूला के। सबसे पहले मैंने एक उदाहरण लिया C6H14, इसको क्या कहा जाता है, हेक्सेन। तो आपको क्वेश्चन क्या पूछेंगे कि फाइंड द नंबर्स ऑफ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ हेक्सेन एंड उसमें कितने चेन आइसोमेरिज्म है वो भी बताना है आपको। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए सबसे पहले आइसोमेरिज्म लिखना स्टार्ट करते हैं। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले एक नॉर्मल चेन का एक स्ट्रक्चर बनाऊंगा इसके लिए। इसकी 1 2 3 4 5 एंड 6। और वैलेंसी हमेशा कंप्लीट करनी है, हर कार्बन की वैलेंसी। और कंप्लीट कौन करेगा, यहाँ कार्बन की वैलेंसी को कंप्लीट हाइड्रोजन करेगा। ठीक है, एक इसका स्ट्रक्चर होगा। तो मैं अभी क्या करूंगा, और एक स्ट्रक्चर लिख सकता हूँ कि जैसे मैं अभी जो 6 मेंबर की चेन थी उसको मैं 5 मेंबर में कर देता हूँ, और एक कहीं ना कहीं एक मिथाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, उसको मैं ऐसा ही बना सकता हूँ फिर। एक हो गया इसका, और एक स्ट्रक्चर। और क्या कर सकता है हम कि इसकी जो पोजीशन है सब्स्टिट्यूट ग्रुप की, चेन 5 मेंबर की रहने देना है, सिर्फ आपको जो ये सब्स्टिट्यूट ग्रुप है पहले 2 नंबर पे था, इसको 3 नंबर पे लगाना है। तो मैं क्या करूंगा, इस सब्स्टिट्यूट को 3 नंबर पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। तो क्या हो गया, ये भी एक अलग स्ट्रक्चर हो गया C6H14। और क्या बना सकते हैं हम कि अगर यह यहाँ रख दिया
अगर मैंने कोई सब्स्टिट्यूट ग्रुप है अगर इधर लगा दिया तो वो अभी नंबरिंग कहाँ से होंगी, इस साइड से, तो जो ये स्ट्रक्चर बनेगा इसके समान ही हो जाएगा, तो उसको ले सकते क्या हम? नहीं। क्यों? क्योंकि वो भी कैसा बनेगा, अगर मैंने इसको यहाँ लिख दिया तो ये समान रहेगा यहाँ से, पर सी एस ग्रुप यहाँ लग जाएगा, ये और ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो समान हो जाएगा, इसके लिए वो उसको लिख नहीं सकते। और क्या बना सकते हैं, मैं अब क्या करूंगा, पहले 6 मेंबर की चेन थी, उसमें एक स्ट्रक्चर बना, 5 मेंबर की चेन ली, फिर उसकी स्ट्रक्चर अलग अलग बनाए। अभी मैं क्या करूंगा, एक एक चेन को कम करते जाऊंगा और स्ट्रक्चर बनाते जाऊंगा। तो अभी सबसे पहले मैं इसके 4 मेंबर की रिंग लूंगा, ठीक है? तो कैसे होंगे 4 मेंबर, और मैं क्या करूंगा, यहाँ CH3, यहाँ CH3 लिख दूंगा। एक और अलग स्ट्रक्चर होगा इसका, ठीक है? और क्या कर सकते हैं हम अभी, कि एक ही पोजीशन पे दोनों मिथाइल ग्रुप लगा सकते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5, तो अपने को 6 चाहिए ना। और एक स्ट्रक्चर भी बना सकते हो, तो हम कह सकते हैं जो हेक्सेन है उसके जो आइसोमेरिज्म स्ट्रक्चर है कितने हैं, 5 है। तो हम कह देंगे कि इसके आइसोमेरिज्म स्ट्रक्चर कितने हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर कितने हैं, 5 है। आइसोमर कितने हैं, 5 है, ठीक है? और उन्होंने पूछा कि इस हेक्सेन के जो 5 स्ट्रक्चर है उसमें चेन आइसोमर कौन है? क्या बोला, चेन आइसोमर। और चेन आइसोमर का मतलब क्या होगा, डिफरेंस किस में आना चाहिए, चेन में आना चाहिए। तो यहाँ देखो, सबसे पहले 1 2 3 4 5 6, 6 मेंबर की कार्बन की चेन है। इसमें कितना है, 1 2 3 4 5 मेंबर की, इसमें 1 2 3 4 5, तो एक समान हो गए दोनों। इसमें देखो 1 2 3 4, तो कितने हो गए, 4 मेंबर की। अब इधर कंसिडर करो 1 2 3 4, तो कितने मेंबर हो गए, ये भी 4 मेंबर कार्बन चेन हो गई। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ 6 मेंबर की है एक स्ट्रक्चर में चेन, और इन दोनों में 5 मेंबर की लॉन्ग चेन है, और इन दोनों में 4 मेंबर की एक लॉन्ग चेन है। तो इसके लिए जो चेन आइसोमेरिज्म हो गए, कितने हो गए, 3 हो गए। क्यों? क्योंकि अलग अलग चेन की संख्या देखनी पड़ती है। यहाँ 6 कार्बन की एक हो गई, इन दोनों की 5 है तो एक ही कंसिडर करनी पड़ेगी। उसी तरह यहाँ 4 मेंबर की चेन है दोनों में, तो एक ही कंसिडर करनी पड़ेगी। इसके लिए उसमें चेन आइसोमेरिज्म कितने आएंगे, 3 आएंगे, और स्ट्रक्चर आइसोमर कितने आएंगे, 5 आएंगे। आई होप आपको ये समझ में आएगा। तो आप आसानी से C7H16 का निकाल सकते हो, C5H12 का निकाल सकते हो, सिर्फ अलग अलग स्ट्रक्चर करके देखना है बस। हाय एवरीवन, अभी हम देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी किसकी देख रहे हैं हम, अल्केन्स की। किसकी देख रहे हैं हम, अल्केन्स की। तो सबसे पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या कह सकते हैं, जो अल्केन्स होते हैं C1 से लेकर C4 तक, मतलब ब्यूटेन तक, वो जनरली कैसे पाए जाते हैं, गैसेस फॉर्म में पाए जाते हैं। जैसे इथेन गैस हुई, मीथेन गैस हुई, प्रोपेन गैस हुई, और ब्यूटेन गैस हुई, सिलेंडर में यूज किया जाता है ना, तो ब्यूटेन गैस हुई। तो यहाँ तक कैसे होते हैं, नॉर्मली गैसियस फॉर्म में होते हैं। कैसे होते हैं, गैसियस फॉर्म में होते हैं। और C5 से लेकर C17 तक कैसे होते हैं, लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं, लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। और C17 से जितने भी अभी आगे आएंगे वो रूम टेम्परेचर पे कैसे रहेंगे, सॉलिड फॉर्म में पाए जाएंगे। क्या बोला मैंने, C1 से लेकर C4 तक कैसे होंगे, गैसियस फॉर्म में होंगे। C4 C5 से C17 तक लिक्विड फॉर्म में होंगे, और C70 के आगे जितने भी होंगे रूम टेम्परेचर पे कैसे होंगे, सॉलिड फॉर्म में होते हैं। क्यों?
क्योंकि जो पेट्रोल होता है उसमें किसका मिक्सचर होता है, हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर होता है। ठीक है, तो इसकी जो अगली फिजिकल प्रॉपर्टी क्या बोल सकते हैं, जो हाइड्रोकार्बन से कैसे होते हैं, जनरली कलरलेस होते हैं, मतलब इनका कलर नहीं होता है। कैसे होते हैं, कलरलेस। और साथ ही इनको क्या बोला जाता है, ऑर्डरलेस। कलरलेस भी होते हैं और ऑर्डर भी नहीं होता है इनका। ठीक है, और आगे और क्या बोल सकते हैं हम, जैसे कि आपको कि एक बात तो आपको पता होगा, पोलर सॉल्वेंट में ही पोलर डिजोल्व होता है मोलिकुल्स। क्या बोला मैंने, पोलर मोलिकुल्स हमेशा पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व होते हैं, और नॉन पोलर मोलिकुल्स नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डिजोल्व होते हैं। ये हमेशा ध्यान में रखना। क्या, पोलर मोलिकुल्स हमेशा पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व होते हैं, और नॉन पोलर मोलिकुल्स नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व होते हैं। और ये जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो कैसे होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। नॉन पोलर का मतलब क्या हुआ, जहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं आती है इन हाइड्रोकार्बन्स में, क्योंकि वहां कार्बन कार्बन बॉन्ड रहता है और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, क्योंकि इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है लिटिल स्मॉल होती है। इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इसके लिए उसमें जो चार्ज सेपरेशन, मतलब जो पोलराइजेशन नहीं होता है, इसके कारण इनका जो नेचर होता है हाइड्रोकार्बन का कैसा होता है, जनरली कैसे होते हैं, नॉन पोलर इन नेचर। इसके लिए जो हाइड्रोकार्बन होते हैं किसमें डिजोल्व होते हैं, H2 में डिजोल्व होंगे क्या, नहीं, क्योंकि पोलर है। तो ये किसमें होंगे, नॉन पोलर। नॉन पोलर किसको बोलेंगे, सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे कि बेंजीन। ठीक है, और बोल सकते हैं हम टोल्यूइन। फिर एक DMSO आता है, डाइमिथाइल डाइमिथाइल सल्फर ऑक्साइड। ये इस प्रकार के जो क्या होते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं। जैसे क्लोरीन सॉल्वेंट होता है, ये भी क्या हो गया, नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं। तो हम बोल सकते हैं जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो हमेशा नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डिजोल्व होते हैं, पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व नहीं होते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत कम होता है और चार्ज सेपरेशन नहीं हो पाता है। इनको भी यही बोला जाता है कि ये हाइड्रोफोबिक इन नेचर। कैसे होते हैं, हाइड्रोकार्बन कैसे होते हैं, जनरली हाइड्रोफोबिक इन नेचर, मतलब कि वो पानी में डिजोल्व नहीं होते। तो अभी क्या देखेंगे हम, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी किनकी, हाइड्रोकार्बन की। बॉइलिंग पॉइंट के बारे में पढ़ने वाले, किसके, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्केन्स के बारे में पढ़ने वाले। तो बॉइलिंग पॉइंट में आपको क्या समझना है, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है इन हाइड्रोकार्बन्स का, कैसे इंक्रीज होता है, स्टेडी इंक्रीज होता है, मतलब थोड़ा सा बढ़ेगा फिर बढ़ेगा फिर बढ़ेगा, ऐसे इंक्रीज होता है। किसके साथ, जैसे ही मोलिकुलर मास या मोलिकुलर नंबर किसी भी मोलिकुल्स का बढ़ते जाता है, वहां पे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्रोकार्बन बढ़ते जाता है। क्या बोला मैंने, बॉइलिंग पॉइंट कैसे कैसे बढ़ेगा, जैसे कार्बन की संख्या बढ़ते बढ़ते जाएगी, उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ते हुए जाएंगे, स्टेडी बढ़ते हुए जाएगा। ठीक है, तो क्या बोला मैंने, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्रोकार्बन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्रोकार्बन increases with increasing in molecular, तो मैंने क्या बोला, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है हाइड्रोकार्बन्स का किसके साथ इंक्रीज होते हैं, जिससे मोलिकुलर मास बढ़ते जाएगा। जैसे कि CH4
फिर CH4 के बाद कौन आता है C2H6। तो मॉलिक्यूल्स मतलब उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है मतलब टेम्परेचर और बढ़ जाएगा। उसी प्रकार प्रोपेन का जैसे जाओगे ब्यूटेन, तो ब्यूटेन का ज्यादा रहेगा किससे, प्रोपेन से। मतलब मॉलिक्यूलर मास या फॉर्मूला जैसे जैसे बढ़ेगा तो आपका बॉइलिंग पॉइंट बनने वाला है। क्यों? क्योंकि जो इंटरमोलिकुलर वंडरवाल फोर्स इंटरमोलेकुलर वंडरवाल फोर्स होता है वो बढ़ते जाता है जैसे जैसे साइज बढ़ने के कारण उसका जो कांटेक्ट है वो अच्छे से होने लग जाता है। क्या बोला मैंने? इंटरमोलेकुलर वंडरवाल फोर्स इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन साइज। क्या बोला मैंने? जो वंडरवाल फोर्स होता है वो क्या हो जाता है, बढ़ने लग जाता है जैसे साइज बढ़ती है, तो जो कांटेक्ट होता है बहुत अच्छे से होने लग जाता है। इसके कारण उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ने लग जाता है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझा। और अभी देखेंगे कि अगर आइसोमर में क्या होता है। आइसोमर में अभी जो बॉइलिंग पॉइंट है आपको किस में चेक करना है, आइसोमर में चेक करना है। अगर किसी भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला समान है पर उनका जो स्ट्रक्चर है अलग हो जाएगा तो उसके जो बॉइलिंग पॉइंट में क्या चेंजेस होंगे उसको देखेंगे। सबसे पहले क्या बोला मैंने, आइसोमेरिज्म में बॉइलिंग पॉइंट में क्या चेंजेस आते हैं वो देखना। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि पेंटेन लेता हूँ। पेंटेन इसको बोलूंगा मैं पेंटेन। फिर दूसरा कौन लूंगा मैं, CH3 CH3 CH2 CH3 2 मिथाइल ब्यूटेन। इसको क्या बोलेंगे, 2 मिथाइल ब्यूटेन। और तीसरा मॉलिक्यूल लूंगा मैं CH3 इसको क्या बोलोगे, 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। ठीक है, ये तीनों कैसे है, आइसोमर है। इसके C2 किसके आइसोमर है, 1 2 3 4 5। किसका आइसोमर है, C5H12 के आइसोमर है। तो इन आइसोमरों में बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा हाइड्रोकार्बन का वो चेक करना है। इस आइसोमर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा या इसका ज्यादा होगा या इसका ज्यादा होगा, तो इसको चेक करना है। तो अभी सबसे पहले ये देखना, जब भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला समान हो और उनके जो स्ट्रक्चर है वो अलग अलग हो, तब जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती है तो जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, कम होने लगता है। क्या बोला मैंने, जैसे ब्रांचिंग बढ़ने लगती है तो बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है, कम होने लगता है। क्या बोला मैंने, ब्रांचिंग इंक्रीजेस तो जो बॉइलिंग पॉइंट है हाइड्रोकार्बन्स का वो क्या हो जाता है, डिक्रीज होने लग जाता है। ये हमेशा ध्यान में रखना है। कब पॉसिबल है, जब मोलिकुलर फार्मूला समान हो और स्ट्रक्चर अलग हो। तो यहाँ देखो, इसमें कुछ ब्रांचिंग दिख रही है आपको, कोई सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप जुड़ा हुआ है क्या, नहीं है। उसी तरह यहाँ कोई सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप जुड़ा हुआ है क्या, है, सिंगल सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है। और यहाँ पे कितने सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है, 2 सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है। ठीक है, तो इसके कारण क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन बनने के कारण ये जो मॉलिक्यूल है कैसा हो जाता है, स्पेरिकल होने लग जाता है। स्पेरिकल होने लग जाता है, ये भी कैसा हो जाएगा, स्पेरिकल होने लग जाएगा। और ये स्पेरिकल होगा क्या, नहीं होगा ये, क्योंकि ये स्ट्रेट रहेगा। ठीक है, क्या बोला मैंने, जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती है मॉलिक्यूल कैसे होता है, गोल गोल होने लग जाता है। और जब स्ट्रेट होता है वो स्ट्रेट होता है, कोई गोल होगा क्या, वो नहीं होगा। मतलब जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगी वो स्फेरिकल शेप में होने लग जाएगा, जिसके कारण उसका जो टेम्परेचर है कम होने लग जाए, क्योंकि उसमें जो कांटेक्ट नहीं होगा। अगर ऐसा ही मॉलिक्यूल सामने अगर कोई मॉलिक्यूल आ जाएगा जोड़ने के लिए, उसका कांटेक्ट हो पाएगा क्या, अच्छे से नहीं होगा, क्योंकि ये पूरा स्फेरिकल है। तो कांटेक्ट कहाँ अच्छा होगा, अगर कोई स्ट्रेट लाइन में हो। तो उसमें क्या होता है, जो इंटरमोलिकुलस वंडरवाल फोर्स रहता है इंटर मॉलिक्यूल्स में, वो क्या हो जाता है, बढ़ने लग जाता है।
और यहाँ क्या हो जाता है, घटने लग जाता है। इसी कारण हम बोल सकते हैं कि ब्रांचिंग जैसे जैसे बढ़ेगी तो उन मॉलिक्यूल्स का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज होने लग जाएगा उन हाइड्रोकार्बन्स का। तो इन तीनों में बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा रहेगा, तो सबसे ज्यादा रहेगा बॉइलिंग पॉइंट पेंटेन का। क्यों, क्योंकि यहाँ एक भी ब्रांचिंग नहीं है। फिर 2 नंबर पे क्या होगा, या एक ब्रांचिंग है पर या तो 2 ब्रांचिंग है, मतलब यहाँ अच्छे से कांटेक्ट होगा या कांटेक्ट ही नहीं होगा, इसके लिए बॉइलिंग पॉइंट इसका ज्यादा रहेगा, इसका 2 मिथाइल ब्यूटेन का। फिर कौन आएगा, ये आएगा 2,2-डाइमिथाइल प्रोपेन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो आपको ये फिजिकल प्रॉपर्टी, ये जो फिजिकल प्रॉपर्टी है आपको हाइड्रोकार्बन्स के ध्यान में रखनी। स्पेशली बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन आता है, मतलब आता है किसके लिए, अल्केन्स के लिए, तो ये ध्यान में रखना। और कौन सा ज्यादा ध्यान में रखना आपको, ये जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगी तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम होता हो जाएगा और मोलिकुलर मास बढ़ते हुए जाएगा, तो जो उसकी बॉइलिंग पॉइंट है वो भी बढ़ते हुए जाएगा, ये ध्यान में रखना है। अभी आपको एग्जांपल दिए हैं ए बी सी, इनको कंपेयर करना है। और ये तीनों क्या है, आइसोमेरिज्म। देखो कैसे, क्योंकि इनका जो मॉलिक्यूलर मास है या नंबर है वो समान है, सिर्फ स्ट्रक्चर अलग अलग लिखे, जैसे 1 2 3 4 5 कार्बन, 1 2 3 4 5 कार्बन, 1 2 3 4 5 कार्बन, मतलब ये क्या है, आइसोमर है, ऐसा समझिए। तो इसका जो मॉलिक्यूलर मास है समान है। तो जैसे मॉलिक्यूलर मास समान है तो इसमें क्या करना पड़ता है, ब्रांचिंग को देखना पड़ता है। तो क्योंकि अभी मॉलिक्यूलर मास समान है तो समान रहेगा, तब किसका यूज किया जाता है, ब्रांचिंग देखना पड़ता है। तो जहां ब्रांचिंग सबसे ज्यादा रहेगी उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम रहेगा। ठीक है, अभी देखते हैं। सबसे पहले अभी इस मॉलिक्यूल्स को देखो, इस सेंटर को देखो, सबसे पहले ये वाले कार्बन को, ये अभी ये वाला कार्बन देखना है और इधर तो कोई भी कार्बन देख सकते। तो ये जो कार्बन है कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, मतलब 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। मतलब या कितनी ब्रांच है, 3 ब्रांच हो गई। ठीक है, इस कार्बन को देखो, ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, डायरेक्ट कांटेक्ट हो रहा है 4 कार्बन के साथ। तो यहाँ कितनी ब्रांचिंग हो रही है, 4 की ब्रांचिंग हो रही है। और यहाँ देखो इस कार्बन को, ये कितने कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, 1 और 2, मतलब 2 ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, मतलब यहाँ 2 ही ब्रांचिंग है। तो मैंने क्या बोला है कि ब्रांचिंग इंक्रीजेस, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस। तो आप समझ गए होंगे इन तीनों में से अभी बॉइलिंग पॉइंट किसका कम होगा, सबसे कम ए का होगा, फिर उससे ज्यादा बी का होगा। सॉरी, पहले ये देखो कि बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका होगा, फिर जिसमें सबसे कम ब्रांचिंग होगी। तो सबसे कम ब्रांचिंग का हो रही है, 2 ही ब्रांचिंग हो रही है, तो सी का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है। फिर 3 कार्बन, मतलब फिर ए का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है, फिर बी का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है। तो इस प्रकार आप बोल सकते हो कि इन तीनों में जो बॉइलिंग पॉइंट है ये ऑर्डर ऐसा आएगा। आई होप आपको यह समझ गया होगा।